हेलो फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं बाइवेरिएट एनालिसिस में क्रॉस टैब की। इन चारों में से रिग्रेशन में बहुत डिटेल में कवर कर चुका हूँ। ये 3 रहते हैं, पहले क्रॉस टैब को करते हैं, फिर हम बाकी 2 पे डिस्कस करते हैं। क्रॉस टैबुलेशन एक बाइवेरिएट एनालिसिस है जिसमें दोनों वेरिएबल नॉन मीट्रिक होते हैं। इसमें हो सकता है आपको ये पता भी ना हो कि कौन डिपेंडेंट है कौन इंडिपेंडेंट है, जैसा कि बाकियों में रिग्रेशन में पता होना चाहिए, यहाँ पता होना चाहिए। इन तीनों में टी टेस्ट में भी पता होना चाहिए डिपेंडेंट कौन है। यहाँ पे थोड़ा सा लीवरेज है कि अगर आपको नहीं भी पता, दोनों को आप 2 वेरिएबल हैं और आप बोलते हैं दोनों का सेम स्टेटस है, तो भी अगर दोनों नॉन मीट्रिक हैं तो क्रॉस टैब हम लगा सकते हैं। तो क्रॉस टैब को बोला जाता है किंग ऑफ नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। क्रॉस टैबुलेशन 2 तरह से लगता है। पहला है कि टू चेक द एसोसिएशन बिटवीन द 2 वेरिएबल्स, और दूसरा है टू चेक द 2 डिस्ट्रीब्यूशंस। तो एसपीएसएस में 2 तरह का होता है क्रॉस टैब। मैं आपको एक बार दोनों दिखा देता हूँ। तो मैं अब अपनी पीएचडी की डाटा फाइल यूज़ कर रहा हूँ। ये एक डाटा फाइल है, 258 लोगों का रिस्पॉन्सेज है इसमें मैंने कुछ डेमोग्राफिक के क्वेश्चन पूछे, एज, प्रोफेशन, इनकम, जेंडर, स्टेटस, पर्पस ऑफ ट्रैवल एक्सेट्रा, एयरलाइंस यूज्ड, और कुछ स्टेटमेंट थी 39। फिर 3 क्वेश्चन पूछे, ओवरऑल सेटिस्फैक्शन, वुड यू लाइक टू ट्रैवल अगेन, वुड यू रिकमेंड। एक रैंडम नंबर जनरेट किया। इनमें जो भी मिसिंग वैल्यू थी वो मैंने फिल की, तो इनको रिकॉर्ड इनटू डिफरेंट वेरिएबल कर दिया, तो 39 दोबारा आए। फैक्टर एनालिसिस लगाई तो टेंजिबिलिटी लायबिलिटी फैक्टर आ गए, और ये मैंने कुछ डिस्क्रिमिनेंट के लिए यूज़ किया। तो ये मेरा बेसिक स्ट्रक्चर है जो फाइल है जिस पे हम काम करेंगे। तो इसके अंदर पहले मैं आपको दिखा रहा था कि काई स्क्वायर 2 तरह का होता है। मैं जो एसपीएसएस का 11 वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग बार बार ये पूछते हैं कि कौन सा वर्जन ज़्यादा ठीक है, मतलब 22 पे काम करें या 18 पे काम हो जाएगा। तो अक्सर मेरा ये रहता है कि करना क्या है आपको। तो इट्स समथिंग लाइक कि मैं क्वेश्चन ही पूछ रहा हूँ कि मैं कैसियो का FX-D कैलकुलेटर यूज़ करूँ या ई सीरीज़ का करूँ जिसमें 7 मेमोरी हैं, जिसके अंदर बहुत सारे हैं। तो पूछा जाए कि करना क्या है, करना तो मुझे 2+3 है। तो उसके लिए तो आपका 30 रुपये का कैलकुलेटर भी काम कर जाएगा जो बहुत ही ऑर्डिनरी सा है। तो ऐसा नहीं है कि हमें बहुत कुछ हाईटेक सॉफ्टवेयर चाहिए। पहले तो ये पता होगा करना क्या है। तो 11 वर्जन में लगभग सारे काम हो जाते हैं, और ये अब फ्री अवेलेबल है बुक्स के साथ। लिमिटेशन ये है कि एसपीएसएस का 11 वर्जन सिर्फ विंडो एक्सपी के साथ चलता है, तो मेरे पास विंडो एक्सपी है यहाँ पे। तो एक तो अगर किसी ने ध्यान दिया हो, हम डिस्क्रिप्टिव के अंदर क्रॉस टैब में जाते हैं और यहाँ स्टैटिस्टिक्स में क्रॉस टैब होता है, काई स्क्वायर टेस्ट होता है। एक तो ये है, और एक हमारा रहता है नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट के अंदर काई स्क्वायर। तो ये 2 काई स्क्वायर क्यों हैं हमारे पास, एक जगह ही होना चाहिए। टी टेस्ट तो 2 जगह नहीं है। तो ये जो नीचे है नॉन पैरामीट्रिक में, ये है चेकिंग द डिस्ट्रीब्यूशंस, और ऊपर जो डिस्क्रिप्टिव में है ये है हमारा फॉर चेकिंग द एसोसिएशन बिटवीन द 2 वेरिएबल्स। तो अभी मैं यही यूज़ करने वाला हूँ। तो हम एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं कि हम काई स्क्वायर में डिस्कस क्या करेंगे। तो हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो क्रॉस टैबुलेशन कैसे बनाते हैं, यूज़ कैसे करते हैं। सेकंड है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फाउंड करना। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका एक अजम्पशन है, और वो अजम्पशन ये है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फॉर एवरी सेल मस्ट बी ग्रेटर देन 5। ये एक अजम्पशन है काई स्क्वायर टेस्ट का। तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी पता होनी चाहिए, उसके बाद काई स्क्वायर टेस्ट यूज़ कर लेंगे। इसका एक फार्मूला है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालने का, वो स्टेट्स में हम करवाते हैं जनरली। रो टोटल इंटू कॉलम टोटल डिवाइडेड बाई ग्रैंड टोटल। ये होप आप सबने एलिमेंट्री स्टैट्स में किया होगा ये क्वेश्चन। एंड देन काई स्क्वायर का फार्मूला होता है O - E होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई E, सारे का समीशन। काई स्क्वायर टेस्ट सिर्फ तब लगेगा जब ये एजम्पशन मीट आउट हो। हर सेल, जितनी भी 2x2 की टेबल है या बड़ी टेबल है M/N की, हर सेल की एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी 5 से ज़्यादा हो, 5 काउंट है, नहीं तो फिर फिशर टेस्ट लगता है। और इवन अगर काई स्क्वायर में कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा तो भी हम रोज परसेंटेज या कॉलम परसेंटेज को यूज़ कर सकते हैं। और एक और 6 भी लिख लेते हैं यहाँ पर कि हमारा बार चार्ट बनाना, क्लस्टर्ड बार चार्ट बनाना। तो मैं इसको क्लस्टर भी लिख देता हूँ।
ओके। फिर इसका एडवांस हम करेंगे कि फाई कोफिशिएंट क्या होता है, क्रैमर्स वी, रिस्क, सोमर्स डी क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं मेकिंग द क्रॉस टेबुलेशन। दो वेरिएबल होने चाहिए हमारे पास। तो मैं अभी कैटेगोरिकल वेरिएबल, नॉन मीट्रिक वेरिएबल कोई भी, मैं एक क्वेश्चन लेके चलता हूँ कि मेरे स्टडी में 3 एयरलाइंस थी। एक एयरलाइंस थी इंडियन, एक एयर डक्कन जो बाद में मर्ज हो गई किंगफिशर में और जो बाद में बंदी हो गई, एक है जेट एयरवेज जिसमें एयर सहारा मर्ज हो गई थी, इंडियन और एयर इंडिया एंड और फॉर्मर इंडियन एयरलाइंस मर्ज हो गई, इंडियन हो गई थी। तो 3 एयरलाइंस हैं। अब मैं यहाँ पे ये चेक करना चाह रहा हूँ कि एक मैंने पूछा था पर्पज़ ऑफ ट्रैवल क्या है, बिजनेस क्लास, पर्सनल या हॉलीडे के लिए। तो क्या इन दो वेरिएबल्स में क्या रिलेशनशिप है पर्पज़ ऑफ ट्रैवल और एयरलाइंस यूज में। मतलब ऐसे ही लोगों से इंटरेक्शन करके बातें करके मुझे ऐसा पता लगा कि एयर इंडिया वो लोग यूज़ करते हैं, मतलब हम सबको पता है कि टिकट महंगी है इंडिया की, जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं। तो एक तो कंपल्शन है कि आपको एयर इंडिया से ही जाना है, और दूसरा फुल कॉस्ट कैरियर है तो इसमें आपको अच्छी सर्विसेज मिलती हैं। तो इन दोनों में क्या कोई रिलेशनशिप है। जो 258 लोग मैंने लिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रैवल और एयरलाइंस यूज्ड, इन दोनों का रिलेशनशिप निकालना है। तो ऑब्जेक्टिव क्या हुआ, टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन या एसोसिएशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रैवल एंड एयरलाइंस यूज्ड। कैसे हैं, बाईवेरिएट होगी, दो वेरिएबल है कैसा, इसमें 3 कैटेगरीज हैं, ओकेजनल, रेयर, फ्रीक्वेंटली। ऑर्डिनल हो गया, कंपेयर कर सकते हैं हमसे, नॉन मीट्रिक हो गया, ठीक है, एक ही बात है। और एयरलाइंस यूज्ड नॉमिनल है और नॉन मीट्रिक है, दोनों नॉन मीट्रिक का स्क्वायर यूज होगा। और यूज करते हैं डिस्क्रिप्टिव के अंदर क्रॉस टैब में किसी एक को रो में डाल दीजिए, दूसरे को कॉलम में डाल दीजिए। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, किसी को कहीं भी डाल दीजिए, कोई तो फ़र्क होता ही होगा। दूसरा था मेरा, एक हमारा था एयरलाइंस यूज्ड और दूसरा था पर्पज़ ऑफ ट्रैवल। तो पर्पज़ ऑफ ट्रैवल लिया और कुछ नहीं, बाकी हमें कुछ नहीं पता। चलिए ये मैं पहले कर लेता हूँ, डिस्प्ले क्लस्टर बार चार्ट, चलो ये भी कर दे और ओके। तो ये हमारा आ गया एक बहुत ही कलर्ड सा बार चार्ट आ गया है, यानी बिजनेस वालों में तो एयरडक्कन ज़्यादा यूज़ हो रहा है, ओके। पर्सनल के लिए लोग ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं इंडियन, ओह मेरी हाइपोथेसिस तो बिल्कुल उल्टी होगी। हॉलीडे के लिए लोग जेट एयरवेज ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं सबसे ज़्यादा, और एयर डक्कन को बिज़नेस के लिए यूज़ कर रहे हैं लोग, और रेड कलर ज़्यादा है बिज़नेस के लिए, ब्लू कलर ज़्यादा है बिज़नेस के लिए ही ज़्यादा है, ओके। तो ये तो मेरा ग्राफ आ गया, ये जो 6 पॉइंट था ये हमने पहले कर लिया। और मैंने ऐसा क्यों बोला था कि आप किसी को कहीं पे भी डाल दीजिए। जब भी टेबल पे आप डबल क्लिक करें तो प्लीज़ नोट, टेबल पे डबल क्लिक करने से एक हमारा एडिटर खुलता है, डबल क्लिक, ओके, दिखा कुछ एडिटर, जैसे ही ऊपर मेन्यू देखिएगा, फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, एनालाइज, ग्राफ एक्सेट्रा, ठीक है, डबल क्लिक किया तो अब एक नया मेनू आ गया, पाइवट के अंदर पहला एक ऑप्शन है बुक मार्क के अलावा ट्रांसपोज रोज एंड कॉलम्स। हुआ कुछ, एयरलाइंस यहाँ पहुँच गई, पर्पज़ ऑफ ट्रैवल यहाँ पहुँच गया, दोबारा देखिए ट्रांसपोज एयरलाइंस यहाँ, यानी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप रो में करें कॉलम में करें, ट्रांसपोज कर दे बाद में तो वन एंड द सेम थिंग। और इसमें है मूव लेयर टू द रो पाइवटिंग ट्रे, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कस्टमाइज़ करने के लिए एक जनरल पर्पज़ मेनू है। हालांकि आप बोलेंगे का स्क्वायर के बीच में ये SPSS के कमांड्स कहाँ से आ गई, बट चलिए इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। लेकिन अगर आप टेबल पे क्लिक करते हैं तो टेबल का एडिटर खुल जाता है, और चार्ट पे डबल क्लिक करेंगे तो चार्ट का एडिटर खुल जाता है। जैसे सीरीज़ के अंदर डिस्प्ले करना है, नाम डिस्प्ले करना है, या फॉर्मेट में फिल पैटर्न, ट्रांसपोज डाटा, चार्ट में ऑप्शन, और ऑप्शन के अंदर स्केल, ठीक है, आप ये चेक कर लीजिएगा एक बार। हम आगे बात करते हैं। तो टोटल हुआ कि 258 में से 118 बिजनेस क्लास में ट्रैवल करते हैं, जिसमें से 35 इंडियन को यूज़ किया लोगों ने, 45 को एयर डक्कन ने यूज़ किया, एयर डक्कन 45 लोगों ने यूज़ किया, और जेट एयरवेज 38 लोगों ने यूज़ किया। और इंडियन टोटल 88 पैसेंजर्स मैं कांटेक्ट कर पाया था, जिनमें से मैक्सिमम 35 बिजनेस क्लास यूज़ कर रहे हैं। तो ये हुआ हमारा पहला काम, एक क्रॉस टेबुलेशन बनाना। क्रॉस टेबुलेशन में मैं यहाँ मेंशन करूँ, क्रॉस टेबुलेशन के अंदर ही हम कॉम्प्लेक्स क्रॉस टेब भी लिख देते हैं। इसका क्या मतलब होता है कॉम्प्लेक्स का, दोबारा देखिए, ये होता है मेरा डायलॉग रिकॉल,
क्रॉस टैब। तीसरा यहाँ पर ऑप्शन है लेयर। अब मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि ये जो लोग यूज करते थे पर्पज ऑफ ट्रैवल और एयरलाइंस का, इनका क्वालिफिकेशन वाइज एक बार हम चेक करते हैं कि किस क्वालिफिकेशन के लोग कितना यूज़ करते थे। लाइक अभी मेरे पास जो जो 35 हैं, इसमें से भी इन 35 को फर्दर बाइफरकेट करें कि मुझे बताइए कि अलग अलग लेवल पे। तो हमने यहाँ पर एजुकेशन को लिया, इनकम, वेर इज एजुकेशन, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, लेयर में डाल दिया। ओके, तो सबसे पहले तो आप ग्राफ देखें, ग्राफ कैसा आया। पहला ग्राफ आ गया अंडर ग्रेजुएट्स के लिए। अंडर ग्रेजुएट्स में हॉलीडे के लिए जेट एयरवेज सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। ओके, प्रोफेशनल ठीक है, और नॉन प्रोफेशनल बिजनेस क्लास के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए, सबके ग्राफ अलग अलग आ गए। और ये अब बन गई क्रॉस टैब। इस क्रॉस टैब में एक बार दोबारा नज़र मारें। इंडियन में बिजनेस क्लास के 35 लोग थे, तो इंडियन में बिजनेस क्लास के 35 में से अंडर ग्रेजुएट एक भी नहीं था। पीजी के 11 लोग थे, 8 लोग नॉन यहाँ पर हो गए, पीजी के यहाँ पे 16 लोग हो गए, 16 8 24 11 35। तो हमने उनको और बाइफरकेट कर दिया, वो टूट के यहाँ आ गए। यानी अब ये हो गया मेरा मल्टीवेरिएट एनालिसिस। तो मैंने बहुत सारी वर्कशॉप में समझाया है कि जब मल्टीवेरिएट एनालिसिस हो और सारे वेरिएबल नॉन मीट्रिक हो तो लगता है कॉम्प्लेक्स क्रॉस टैब। कॉम्प्लेक्स का मतलब एक वेरिएबल एयरलाइंस, दूसरा हो गया पर्पस ऑफ ट्रैवल, तीसरा हो गया हाईएस्ट क्वालिफिकेशन। अभी और मैंने ज़्यादा डिटेल में जाना है कि ये जो पर्सनल यूज़ के लिए अंडर ग्रेजुएट जो लोग थे जिन्होंने इंडियन को यूज़ किया, 6 लोग, इनमें से बॉयज़ कितने थे, गर्ल्स कितने थे। तो क्या करें, नाउ यहाँ पर लिखा हुआ है लेयर में नेक्स्ट जेंडर। अब मैं बार हटा देता हूँ वरना ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो अब ये बन गया 4 वेरिएबल है इसमें मल्टीवेरिएट में। एयरलाइंस यूज्ड 1, पर्पज ऑफ ट्रैवल 2, क्वालिफिकेशन 3, और उसमें भी मेल और फीमेल का सेपरेट सेपरेट हो गया। ये चीज़ हमें तब यूज़ करनी चाहिए जब हमारा डाटा बहुत बड़ा हो। बहुत बड़े का मतलब 5000, 10,000, 20,000 या 1 लाख का डाटा, तब ये ज़्यादा सेंस करता है। क्रॉस लेयर में कितनी लेयर तक आप जा सकते हैं, तो चेक करें। मैं लेयर डाल डाल के चेक करता हूँ। मुझे ध्यान है कि शायद हम 7 लेयर तक जा सकते हैं। ओके, 5 6 7, ओके, इससे भी ज़्यादा है। ओके, नहीं 7 ही है, आगे नेक्स्ट नहीं जा रहा। 8 लेयर तक जा सकते हैं। तो 8 लेयर का डाटा आपको पता लगा। ये एक रीज़न है मैं 11 क्यों यूज़ करता हूँ। आपने देखा मैंने क्लिक किया, रिजल्ट आ गया, इट्स वेरी फास्ट। तो ये रिज़ल्ट तो आ गया, पर इसको पढ़ेंगे कैसे इस टेबल को। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो गई है, अति कॉम्प्लेक्स क्रॉस टैब हो गया ये। 1 मिनट भाई, पर्पज ऑफ ट्रैवल। ओके, रेजिडेंशियल स्टेटस 1, उसमें प्रोफेशन अर्बन, ऑन बिजनेस करने वाला, बिलो 20,000 की इनकम वाला, जो खुद ही एयरलाइंस डिसाइड करता है, इकनॉमी में जाता है, ओकेजनल ट्रैवल करता है, मेल है, अंडर ग्रेजुएट है, और जो बिजनेस करता है, ऐसे लोग इंडियन में जाने वाले एक भी नहीं थे। माय गॉड, तो ये ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स हो गया, तो इसको हम छोड़ देते हैं। तो अभी हम अपने ओरिजिनल पे वापस आते हैं, रीसेट। और रीसेट में एयरलाइंस यूज्ड यहाँ पर, और सेकंड था मेरा पर्पज ऑफ ट्रैवल। तो मैंने देखा कि ये मेरे पहले टेबल तो क्लियर है आपको, 258 रिस्पोंडेंट है, कोई मिसिंग नहीं है इसमें। अब मैं यूज करना चाह रहा हूँ, क्या पर्पज ऑफ ट्रैवल और एयरलाइंस यूज में कोई एसोसिएशन है। अच्छा, पहली चीज़, इन जनरल हम यहाँ पे वर्ड एसोसिएशन यूज़ करते हैं, रिलेशन कम यूज़ करते हैं। लिख सकते हैं हाइपोथेसिस मैंने बनाई नल, देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट एसोसिएशन बिटवीन, ये एक टेम्पलेट है। अगर आप इसको यूज़ करते हैं नो सिग्निफिकेंट, तो इसको लिख सकते हैं नो सिग्निफिकेंट बिटवीन वेरिएबल 1 को यहाँ लिखें, 2 को यहाँ लिखें, लाइक देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट एसोसिएशन बिटवीन द एयरलाइंस यूज्ड एंड पर्पज ऑफ ट्रैवल। दूसरा पॉइंट ये भी आता है बार बार कि हम नल पे क्यों काम कर रहे हैं, हमें तो डायरेक्शनल हाइपोथेसिस पे काम करना चाहिए। तो या तो मैं कुछ स्टडी मेंशन करूँ ऐसी कि मैंने ऐसे देखा है कि बिजनेस के अंदर क्लास लोग फुल को यूज़ करते हैं, फुल सर्विस करियर को, और हॉलीडेज़ के लिए क्योंकि अपने खर्चे पे जाना है तो लोग मे बी लो कॉस्ट करियर को यूज़ कर सकते हैं। मतलब ऐसे मैंने देखा है, या ऐसा कोई रिपोर्ट आई है। कोई मेरे पास बेसिस होना चाहिए हाइपोथेसिस बनाने का। हाइपोथेसिस कभी भी हमारा ओपिनियन नहीं होते हैं, क्योंकि रिसर्चर तो अनबाइस्ड होता है ना।
हाइपोथेसिस ऐसा नहीं है कि मेरा ऐसा दिल कर रहा है या मैंने ऐसा देखा है, नहीं, एक सब्सटेंशियल प्रूफ होना चाहिए, किसी न्यूज़ के अंदर आया है आप उसको मेंशन कर सकते हैं। आप अपने को छोड़ के दुनिया में किसी को भी मेंशन कर सकते हैं क्योंकि आप तो न्यूट्रल है ना। तो अब मुझे ये चेक करना है। चेक करने के लिए यहाँ पर हमारे पास एक टेस्ट लिखा हुआ है। क्रॉस टैब तो सिर्फ एक टेबुलेशन फॉर्मेट में दिखाना, तो ये जो चीज़ है ये क्रॉस टैब हो गई। अब इसको हम यूज़ करेंगे, काई स्क्वायर टेस्ट है। काई स्क्वायर की एक कंडीशन है और कंडीशन ये है कि हर सेल में 5 से ज़्यादा होनी चाहिए मेरी फ्रीक्वेंसी। इसमें मैं आपको एक और भी चीज़ बता दूं चलते चलते। मैं चाह रहा हूँ ये दिखाई ना दे, लेकिन डिलीट नहीं करना चाह रहा मैं। तो एक बार यहाँ ध्यान से देखिए, एक आउटपुट में कि आपको दिख रहा है एक किताब खुली हुई है, तो इस किताब को मैं बंद कर देता हूँ। कई बार गलती से शुरू में जब लोग काम करते हैं तो ऐसे किताब बंद हो जाती है और लोग बोलते हैं मेरा आउटपुट गायब हो गया। तो यहाँ से हम किताब खोल लेते हैं, जो नहीं ज़रूरत उसको बंद कर दें किताब को। ओके, चलिए पहले एक बार अजम्पशन चेक करते हैं। क्रॉस टैब 3 ऑप्शन है। जो नए वर्जन है वहाँ यहाँ पर आपका एक अलग भी है, शायद फिशर का या कुछ एसिमेट्रिक ऐसा टेस्ट लिखा है। सेल्स में जाएं, सेल्स में है एक्सपेक्टेड। कंटिन्यू। ओके, एक्सपेक्टेड एक एक को गिने 40, 39, 38, 19, 20, 20, 27, 26, 20 सारे 5 से बड़े हैं। मिनिमम एक्सपेक्टेड काउंट हर सेल का 5 से बड़ा होना चाहिए, यानी इस पर हम क्रॉस टैब लगा सकते हैं। वंडरफुल। तो क्रॉस टैब में एक इनबिल्ट प्रोसीजर किया कि हो सकता है आप ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालना भूल जाए, आपको याद ना रहे, सीधा जल्दी में थोड़ा काई स्क्वायर पे टिक किया। काई स्क्वायर कहाँ है? स्टैटिस्टिक्स में काई स्क्वायर पे टिक किया और ओके कर दिया। तो SPSS ने मैंडेटरी कर दिया नीचे ही एक वार्निंग देना, 0 सेल हैज़ एक्सपेक्टेड काउंट लेस देन 5। अगर यहाँ पर 1 लिखा है, 2 लिखा है, तो इसका मतलब हमारा काई स्क्वायर टेक्निकली नहीं लगना चाहिए। ऐसा कब आता है? 5 क्यों हो जाएगा? 5 हमारा तब हो जाता है जब हमारी जब डाटा बहुत ही छोटा हो। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊँ ये चीज़। मैंने यहाँ पर लिया है AB, कोई भी 2 वेरिएबल है और यहाँ पर वेरिएबल है C और D। इनमें कोई भी वैल्यू हो सकती है, पर यहाँ मैंने लिखा है ये 400 है, ये 600 है, ये 500 है और ये 500 है। इसमें कोई भी मान लीजिए ओरिजिनल वैल्यू मेरी 2 है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ 500 के लिए 498 आ जाएगा, ये 400 के लिए 398 आ जाएगा और ये बाकी के बचे हुए आ जाएंगे। इट्स समथिंग लाइक 102, ऐसा ही कुछ। इस सेल की ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी कितनी है इससे हमें कोई लेना देना नहीं, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी काउंट करते हैं। वो कैसे निकालते हैं? रो टोटल इनटू कॉलम टोटल एंड डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल 1000, 200 आ गया। इसका मतलब अगर ये डाटा आपका ओवरऑल डाटा ही बड़ा है तो एक्सपेक्टेड बड़ी आएगी, अगर आपका ओवरऑल डाटा ही छोटा है तब फिर कुछ नहीं हो सकता। टेक अनदर एग्जांपल। यहाँ पे मैंने लिखा 6, 4, ये लिखा मैंने 5 और 5, ठीक है जी। इस 4 के लिए एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। टोटल इसका 10, इसका 10, 20, 11 और 9। 4 के लिए एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी होगी इक्वल टू रो टोटल डिवाइडेड बाई दिस मल्टीप्लाइड बाई ग्रैंड टोटल। एक ही बात है, रो टोटल इंटू कॉलम टोटल बाई दिस 4.5। अजम्पशन वायलेट हो गया ना। ये कब हो रहा है? जब हमारा सैम्पल साइज़ बहुत ही छोटा हो। अगर सैम्पल साइज़ बड़ा होगा डजेंट मैटर। अगर आपके कोई छोटा किसी भी सेल में एक्सपेक्टेड कम भी, ऑब्जर्व कम भी आ रही है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पे जब भी आपका लिखा होगा 1 सेल 2 सेल, इसका मतलब हमें टेक्निकली नहीं लगाना चाहिए, एक्सपेक्टेड कम है। सॉल्यूशन क्या है? कैटेगरी मर्जिंग। उनको हमें मर्ज कर देना पड़ेगा। जैसे अगर यहाँ पे मैं बोलूँ कि मेरी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम आ रही है किसी एक सेल की, तो मैं क्या करूँगा? मैं जेट एयरवेज को या तो स्टडी से ही उड़ा दूंगा अपने मोस्ट ऑफ, क्योंकि जेट और एयर डकन मर्ज तो हो नहीं सकते, तो इसको तो स्टडी से ही उड़ाना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि ऑर्डिनल डाटा हो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, तो 10 to 20 और 20 to 30 मर्ज हो सकते हैं, वो हमें देखना पड़ेगा केस बाय केस। पर यहाँ पे आपके पास कंपलसरी 0 सेल लिखा होना चाहिए। ओके, अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, हमें सिर्फ पियर्सन का स्क्वायर की वैल्यू देखनी है। वैल्यू है 8.7 और सिग्निफिकेंस लेवल है 0.067। अब ये मैंने रूल यहाँ लिखा है। रूल है अगर पी वैल्यू 0.05 से छोटी हो तो नल हाइपोथेसिस नॉट एक्सेप्टेड। यानी हम बोलते हैं देयर इज ए सिग्निफिकेंट एसोसिएशन बिटवीन द 2 वेरिएबल। हमारे केस में क्या आया है? 0.067। लिखेंगे कैसे? ये मैक्सिमम लोगों का क्वेश्चन होता है, तो लिखेंगे ऐसे
काई स्क्वायर टेस्ट स्टेटिस्टिक्स ऑफ कितनी है वैल्यू 8.764 ब्रैकेट में सिग्निफिकेंस वैल्यू greater than 0.05 indicates that नल हाइपोथेसिस अगर आप ले ली है तो वो एक्सेप्ट हो गई है, या सीधा आप रिजल्ट दिखना चाहें तो रिजल्ट दिखिए दैट देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट एसोसिएशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स, या उनके आप नाम देना चाहें तो नाम दे सकते हैं। ओके तो जब भी कभी आप इंटरप्रिटेशन लिखते हैं सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स की न्यूमेरिकल वैल्यू आती है, उसके बाद सिग्निफिकेंस वैल्यू आती है, और फिर आप आगे लिखते हैं उनमें रिलेशन मिला या नहीं लिखा। तो अगर मैंने यहाँ डायरेक्शन ली होती कि मेरा ये कहना है कि देर में एसोसिएशन है, और मैं ये क्लेम कर रहा था कि बिज़नेस के लिए लोग इंडियन एयरलाइंस यूज़ करते हैं, हॉलीडे के लिए एयर डेक्कन, तो मैं लिखता देयर इज़ ए सिग्निफिकेंट एसोसिएशन। और यहाँ पे मेरा कंक्लूजन क्या निकलता, पी वैल्यू 0.05 से बड़ी है तो हम बोलते हैं कि जी कंक्लूजन जो आपकी हाइपोथेसिस है गलत है, हमें कुछ ऐसा मिला नहीं है इस डाटा सेट से। ओके मेरा डाटा सेट पिछली स्टडीज़ के रिजल्ट्स को सपोर्ट नहीं करता है, मैं ऐसा लिखता। ओके और कुछ, हाँ एक और बात, आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि ये वैल्यू 5% की हम बात कर रहे हैं, अगर 10% पे ले तो सिग्निफिकेंट है, क्योंकि 10.1 से कंपेयर करें तो ये सिग्निफिकेंट है। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि 5% पे नहीं है, हालांकि 10% पे सिग्निफिकेंट है ये। ओके तो फर्स्ट मेकिंग चेक क्रॉस टैब ये भी होगा, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी मैनुअल भी निकालना बता दिया शायद मैंने, और इससे निकालना बता दिया, काई स्क्वायर भी बता दिया। अब काई स्क्वायर में अगर यहाँ पे प्रीवियस वर्जन्स में नहीं था फिशर का प्रोविज़न, नए में यहाँ पर नए में ये मेनू एक्चुअली नया का मतलब है 18 ऑनवर्ड्स, ये तो नीचे आ गए, ये वाली चीज़ें ऊपर आ गई है, चीज़ें सेम है बिल्कुल। तो स्टैटिस्टिक्स के साथ यहाँ पर आपको एक और मिलेगा सिमेट्रिक और समथिंग भूल गया मैं, पर उसमें आपने टिक किस पे करना है, तो वहाँ पर एक असिम्प्टोटिक है, उसमें टिक कर दें और टाइम दे दीजिए 1 मिनट 2 मिनट, उससे आपकी वैल्यू आ जाएगी फिशर की। तो यहीं पे आपको फिशर भी दिखाई देगा। तो फिशर कब आता है यूज़ करना चाहिए, फिशर की वैल्यू कब मेंशन करनी चाहिए, अगर यहाँ पर सेल हमारी कोई भी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी 5 से कम है तो। ओके जब अजम्पशन वायलेट हो जाए तो बेहतर तो यह है कि मर्ज करें, अगर नहीं कर सकते मर्ज, जैसे इसमें कैसे मर्ज करें, ना इसको एयर ढक्कन को इससे मर्ज कर सकते हैं, ना पर्सनल को हॉलीडे में मर्ज कर सकते, इन दैट केस फिशर को यूज़ करें लेटेस्ट वर्जन में। तो ये भी हो गया। नेक्स्ट है एनालाइजिंग रो परसेंटेज क्वालिटी परसेंटेज। अब इसमें मेरा काई स्क्वायर तो किसी काम नहीं आया, इसने तो का कोई रिलेशन नहीं है, छोड़ो इस बात को, तो हम भूल जाते हैं काई स्क्वायर को, और स्टैटिस्टिक्स में इसको तो हटा दो। और क्या कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी भी मैंने टिक किया सेल पे और उसमें किया रो परसेंटेज, कंटिन्यू ओके। बिजनेस में जितने लोग ट्रैवल करते थे 118, अगर उसको मैं 100% मानूँ, मतलब टोटल का कितने परसेंटेज कितने में ट्रैवल करते हैं, तो बिजनेस क्लास का 29% इंडियन के साथ था, 38% एयर डेक्कन के साथ, 32% जेट एयरवेज के साथ, तो यहाँ 43% है टोटल का। तो आप देख रहे हैं ऑलमोस्ट इक्वल सा डिस्ट्रीब्यूट है, 29 30 हो गया, 32 38 ऑलमोस्ट ठीक है। पर्सनल के लिए लोग इंडियन को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, विच इज़ क्वाइट कॉन्ट्राडिक्टरी टू माई बिलीफ, और हॉलीडे के लिए लोग जेट एयरवेज को यूज़ कर रहे हैं, ये भी मेरी हाइपोथेसिस थी, मुझे लग रहा था कि शायद एयर डेक्कन को यूज़ करते हैं। तो इसमें कैसे बोल सकते हैं हम, तो हम इसका ये बोल सकते हैं कि देखिए जब हम पर्पज़ ऑफ ट्रैवल, इसको हम बोलेंगे एनालिसिस बाय पर्पज़ ऑफ ट्रैवल, यानी बिजनेस क्लास में हमने देखा लगभग तीनों बराबर है, लगभग, अब सिग्निफिकेंट डिफरेंस तो है नहीं, वो तो उसने काई स्क्वायर ने मना ही कर दिया। पर्सनल में हालांकि काई स्क्वायर ने का कोई रिलेशनशिप नहीं है, पर देखने में ऐसा लग रहा है कि पर्सनल में लोग इंडियन को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और जेट एयरवेज को कम यूज़ कर रहे हैं, और एयर डेक्कन को कम यूज़ कर रहे हैं, मतलब इससे ज़्यादा, और हॉलीडे के अंदर जेट एयरवेज को मैक्सिमम यूज़ कर रहे हैं। ओके तो हमें पता लगा इन एनी केस एयर डेक्कन को तो तीनों ही क्लास में कम ही सपोर्ट है। ये तो हुई एनालिसिस बाय पर्पज़ ऑफ ट्रैवल। मैंने रो परसेंटेज किया था, तो रो का जो टोटल था उसको 100 बना दिया, और इन तीनों का अगर आप टोटल चेक करेंगे तो 100 आ जाएगा।
दूसरा हमारा तरीका होता है सेल्स में कॉलम परसेंटेज। कॉलम परसेंटेज में क्या रहता है, अब मेरी एनालिसिस ये कहलाएगी एयरलाइंस वाइज एनालिसिस। इंडियन की जब हमने बात की, टोटल 88 थे मेरे पास पैसेंजर्स, उनमें से मैक्सिमम 39% बिजनेस क्लास के लिए थे। एयर डक्कन में, ओके, एयर डक्कन की एनालिसिस देखिए, बड़े मज़ेदार है। एयर डक्कन में जितने भी लोगों ने ट्रैवल किया उसका मैक्सिमम बिजनेस क्लास में लोग ट्रैवल कर रहे थे। अब मेरी हाइपोथेसिस तो रिजेक्टिव हो गई, पर मैं अब यहाँ ये देखना चाहूँगा कि ये लोग जो हैं बिजनेस क्लास में 45 लोग एयर डक्कन यूज़ कर रहे हैं। देखिए कॉन्ट्राडिक्टरी है वैसे तो, क्यों कर रहे हैं, करना तो पर्सनल में चाहिए था, पर हो सकता है ये वो स्मॉल बिजनेसमैन हो, यंग एंटरप्रेन्योर, 1 साल 2 साल का बिजनेस है, अब है तो बिजनेस पर्पज से जा रहे हैं, पर जा रहे हैं बहुत ही सस्ती एयरलाइंस में। तो माइट भी कि मैं इसको और चेक करना चाहूँगा क्या ये इनकम के साथ रिलेट हो सकता है, तो कॉम्प्लेक्स क्रॉस टर्म में जाके मैं और डीप एनालिसिस कर सकता हूँ। जेट एयरवेज में भी मैक्सिमम बिजनेस क्लास के लोग जा रहे हैं। ये एक्चुअली मैंने क्यों किया रो परसेंटेज कॉलम परसेंटेज, आप एक खास चीज़ देखिए, हमारा जो ह्यूमन माइंड है फ्रेंड्स, वो कैसे देख रहा है कि 45 ज़्यादा है, 38 कम है, 35 ज़्यादा है, राइट। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए, ये 35 88 में से है, 45 86 में से और 38 84 में से। सो परसेंटेज वाइज तीनों का कंपैरिजन ज़्यादा अच्छा है, न्यूमेरिकल वैल्यू ये ज़्यादा लगती है। जैसे बिजनेस में देखिए, बिजनेस में अगर हम देखेंगे कि यहाँ तो 45 है और हॉलीडे में 20 लोग जा रहे हैं, कमाल है, इतने कम लोग। यहाँ भी तो देखो ना, ये तो टोटल 80 ही थे, ये 118, 38 ज़्यादा भी तो हैं। तो जब हम रो परसेंटेज या कॉलम परसेंटेज यूज़ करते हैं तो इनको कंपेरेबल हम कर सकते हैं। तो सिर्फ रॉ नंबर, जो नंबर है वो अपने आप में आधी बात बता रहा है, क्योंकि हमारा माइंड इतना ट्रेन नहीं है जो एकदम से इसमें देख ले कि 118 में से 35 कितना है और 26 आउट ऑफ 60 कितना है, लेकिन यहाँ वो कंपैरिजन हो जाता है। इसमें मैं चलते चलते एक और भी चीज़ आपको बताना चाहूँगा। मैं इस को बहुत यूज़ करता हूँ, कॉपी, और मेरे फेवरेट एक्सेल में गए, बाहर क्यों गए, यहीं लो, एक्सेल में इसको पेस्ट किया, और पेस्ट करने में कौन सा ज़्यादा सही है उसमें हम ऐसा भी कर सकते हैं, इन सबको सिलेक्ट किया और छोटे तक कर लें, 2 डेसिमल प्लेस तक। कंडीशनल देख लेते हैं, कौन डोमिनेंट को देख लें, जो 30 से ज़्यादा है, चलो इसने खुद ही बता दिया वैसे तो, 30 से ज़्यादा, 40 से ज़्यादा, देखिए 40 से ज़्यादा, ये क्लियर कट है, उन पे अलग कलर आ गया, जो एक्सेल का कंडीशनल फॉर्मेटिंग है कि ये मैक्सिमम है 40% से ज़्यादा, बाकी लगभग सारे 20 से 40 के बीच में। खैर, हम अपनी बात पे वापस आते हैं। तो अगर आपका इन केस, ये स्टूडेंट्स के लिए मैं सबसे ज़्यादा बोलता हूँ कि अगर आपके का स्क्वायर टेस्ट नहीं भी आ रहा, रो परसेंटेज कॉलम परसेंटेज से एक्सप्लेन करें, तो एनी गिवन क्रॉस टेबुलेशन शुड बी एक्सप्लेन्ड इन 3 वेज। नंबर 1, आप क्रॉस टैब और का स्क्वायर लगाएं, पहली चीज़। अगर रिलेशन है तो भी, नहीं है तो भी रो परसेंटेज और कॉलम परसेंटेज से एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। ये बहुत ही मज़ेदार है कि रो परसेंटेज के जो रिजल्ट्स आते हैं और कॉलम परसेंटेज के, वो बिल्कुल अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। तो ये 3 चेक किया करें। तो ये भी हो गया, और क्लस्टर्ड बार चार्ट भी हो गया हमारा। बार चार्ट सिंपली जब भी हम इस पे टिक कर देंगे तो बार चार्ट भी बन जाएगा। तो ये हमारा बार चार्ट है। बार चार्ट के ऊपर नंबर अगर आप चाहें या नंबर दिखाएं तो मैंने आपको बताया डबल क्लिक करें और इसमें से ढूंढें कहाँ होता है, डिस्प्लेड में आता है सीरीज़, ये मैं भूल गया, आप एक बार प्लीज़ चेक कीजिएगा, चार्ट के ऑप्शन में चेक कर लीजिएगा आप एक बार। ओके, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। आगे है हमारा फाई क्या होता है, क्रैमर्स भी क्या होता है। अच्छा, ये समझना पड़ेगा। देखिए फ्रेंड्स, जो काई स्क्वायर टेस्ट है वो हमें सिर्फ एसोसिएशन बताता है। अगर ये वैल्यू 0.05 से छोटा होता तो हम बोलते हैं ये दोनों सिग्निफिकेंटली एसोसिएटेड हैं। स्ट्रेंथ क्या है उस रिलेशनशिप की, एसोसिएशन तो है, तो क्या इसका मतलब ये कॉजल हो गया, कॉज एंड इफेक्ट, कि अगर बिजनेस क्लास है तो हमेशा इंडियन में जाएगा, हॉलीडे है तो जेट में जाएगा, ऐसा हम बोल सकते हैं। स्ट्रेंथ क्या है रिलेशनशिप की, वो काई स्क्वायर नहीं बताता। काई स्क्वायर तो एक टेस्ट है जो सिंपल ये बता रहा है कि एक तो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी थी, एक एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी थी जो हमने सबसे शुरू में शायद निकाली थी।
सेकंड थर्ड के अंदर। तो एक्सपेक्टेड और इसके ओ ये तो खतरनाक टेबल थी। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी और हमारी 35 और 40, 30 45 39, इनमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं, काई स्क्वायर ने तो ये बताया है। इसने दोनों की स्ट्रेंथ नहीं बताई। स्ट्रेंथ निकालने के लिए हमें जाना पड़ता है स्टैटिस्टिक्स में। स्टैटिस्टिक्स में एक तो हम काई स्क्वायर यूज़ करते थे। अब यहाँ देखिए, अब मैं आपको एक बहुत ही ब्रीफ में बताता हूँ। हमें 3-4 चीज़ें यूज़ करनी है। पहली है फाई एंड क्रैमर भी। फाई क्या होता है? फाई हमें स्ट्रेंथ बताता है 2/2 टेबल के अंदर। अगर 2/2 से बड़ी टेबल है तो उसका इक्विवेलेंट है क्रैमर्स भी। तो मैं अभी फाई को निकाल के भी दिखाता हूँ कैसे आता है क्रैमर्स भी, देखिएगा। ये यूज होता है काई स्क्वायर, मैंने अभी बताया नॉन मीट्रिक बाय नॉन मीट्रिक, यही लिखा है टेबल में, नॉन मीट्रिक नॉन मीट्रिक। लेकिन नॉन मीट्रिक तो दो तरह का होता है, एक है नॉमिनल, एक है ऑर्डिनल। तो अगर नॉमिनल है दोनों, तब हम यूज करेंगे फाई एंड क्रैमर्स भी। अगर दोनों ऑर्डिनल है तब हम यूज करेंगे सोमर्स डी। बाकी भी है, कैंडल्स टाउ वगैरह यूज करें। कैंडल टाउ मैं आपको बता देता हूँ, ये कई बार यहाँ पर भी आता है कोरिलेशन के अंदर। ये तीनों में से कौन सा कब यूज करते हैं? पियर्सन जिसका मैक्सिमम मिसयूज होता है उसके कुछ एजम्पशन भी है। कोरिलेशन कोफिशिएंट अगर आप लगाना चाहें, नंबर 1 आपका डाटा इंटरवल डाटा हो या रेशो डाटा हो। नंबर 2 डाटा मस्ट बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तभी पियर्सन का लगता है। कोई रेयरली चेक करता है, जिसके जहाँ दिल में आए टेस्ट लगा देते हैं, ये पियर्स या कोरिलेशन लगाते हैं। अगर आपका डाटा रैंकिंग का डाटा है, ऑर्डिनल डाटा है, उस केस में स्पीयरमैन लगाते हैं, जिसमें रैंक निकालते हैं। अगर हमारे रैंक्स के बीच में मैक्सिमम टाई हो जाए, मतलब ये कुछ स्टैट्स की बुक में अगर आपको याद हो, रैंक कोरिलेशन, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन डिफाइंड होता है, और वहाँ ये भी प्रोसीजर गिवन है कि अगर रैंक में टाई हो तो क्या करते हैं, M1 निकालते हैं कितनी बार रिपीट है। अगर रैंक्स में टाई है तो हम कैंडल टाउ यूज़ करते हैं। तो ये वही वाला कैंडल टाउ यहाँ पर फिर है। तो अभी हम इसकी यहाँ बात नहीं करेंगे, अभी हम बात करेंगे एक फाई की, एक हम बात करेंगे सोमस डी की और क्रैमर वी की। इन तीन की बात करेंगे, एक रिस्क की भी बात करेंगे। बाकी इनके इम्प्रूवमेंट एरियाज और एसोसिएटेड हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, एक 2/2 की टेबल लेते हैं पहले। तो ये सारे आउटपुट को डिलीट, और अब मैंने अपना चेंज कर दिया कि अब मुझे देना है एक तो जेंडर, और एक क्वेश्चन मैंने पूछा था, वुड यू लाइक टू रिकमेंड टू समबडी। इस पे बॉयज़ क्या बोलते हैं, गर्ल्स क्या बोलती हैं, मैं इस पे चेक करना चाह रहा हूँ। और हमने स्टैटिस्टिक्स पे क्लिक किया, फाई का स्क्वायर, जेंडर कैसा है मेरा, नॉमिनल है, और वुड यू लाइक टू रिकमेंड येस नो, वो भी नॉमिनल है। तो इसमें सो मच डी निकालने का कोई मतलब नहीं, फाई निकालते हैं, का स्क्वायर भी निकालते हैं। कंटिन्यू, ओके। पहली टेबल, ओके, ये टेबल नहीं चाहिए मुझे। ये मेरा आ गया है, मेल मेरी स्टडी में ज़्यादा थे 183, उनमें से 41 ने कहा येस हम रिकमेंड करेंगे। गर्ल्स थी 75, उसमें से 65 ने कहा हम भी रिकमेंड करेंगे। काई स्क्वायर टेस्ट ने कहा दोनों में कोई रिलेशनशिप नहीं है, जितने मेल बोल रहे हैं उतने फीमेल। तो ये तो 141 है, ये 61 है। आओ पहले तो इसी की गुत्थी सुलझाएं, रो परसेंटेज कर दें इसे। तो रो परसेंटेज करने से पता लगा 77, ओके उल्टा ही हो गया बिल्कुल। 70% मेल ने, मैन ने कहा कि हम रिकमेंड करेंगे, पर 81% विमेन ने कहा हम इस एयरलाइंस को रिकमेंड करेंगे। इस कौन सी, जिसमें भी उन्होंने ट्रैवल किया था। तो देखिए, ये हमेशा परसेंटेज में काम किया करें, ये बड़ा पेचीदा है 141 61 कंपैरिजन ना। तो काई स्क्वायर ने कहा इनमें कोई फ़र्क नहीं है, ये बिल्कुल एक जैसे हैं। चलिए, दैट्स वन थिंग। और इसने क्या क्या दिया है, एक दिया है फाई, एक दिया है क्रैमर वी। फाई क्या होता है? फाई का फार्मूला है काई स्क्वायर की वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स, इस सारे का स्क्वायर रूट। चेक कर लें ऐसा ही है या नहीं। तो काई स्क्वायर की वैल्यू है 448। तो मैं एक्सेल में चलता हूँ कि ये है 0.448, 0.448। टोटल नंबर ऑफ आइटम्स है 258, और मैं यहाँ फार्मूला लगाता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ दिस डिवाइडेड बाय दिस। वैल्यू आई है 0.04, 0.047 0.4, फार्मूला यही है वैसे 0.04। ओके, फाई का ये तो नेगेटिव आ रहा है, मेरा पॉजिटिव आ रहा है। वेल, ये दोनों का रिलेशनशिप है।
दोनों का रिलेशनशिप नेगेटिव लग रहा है इसमें। और ये यहाँ पर इसका रूल भी वही है, 0.05 से छोटा होगा तो ये सिग्निफिकेंट है, वरना सिग्निफिकेंट नहीं है। ये तो ऊपर ही मना कर चुका है सिग्निफिकेंट नहीं है, तो नीचे कोई तुक नहीं है इसको चेक करने का। अगर काई स्क्वायर बोलता है रिलेशनशिप है तो हम चेक करेंगे। तो फिर ये दोबारा देखेंगे कि कितनी स्ट्रेंथ है इसमें, कि 0.05 से छोटा है। ये वैल्यू हमारी होती है -1 से 1 के बीच में। चेक कर लूँ मैं एक बार दोबारा रिजल्ट कोच में। 11 में ये फ़ायदे थे कि हम रिजल्ट कोच हैं, फाई की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करती है, लेकिन नेगेटिव साइन भी होता है, तो हम बोलते हैं कि वो -1 से 1 के बीच में होती है। न्यूमेरिकल वैल्यू 0 से 1 और साइन -1 से -1। फाई 2/2 टेबल के लिए यूज़ होता है, और क्रैमर्स भी हमारा यूज़ होता है 3/3 और सब के लिए। तो अभी तो हमारा कोई रिलेशनशिप आया नहीं, अगर आता तो हम बोलते हैं रिलेशन कैसा है, नेगेटिव है। और अगर ये 0.05 से छोटा होता तब हम बोलते हैं नेगेटिव और बहुत ही लो है, क्योंकि ये 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। 0.5 से ऊपर स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, 0.5 से नीचे वीक रिलेशनशिप। नेगेटिव मतलब नेगेटिव रिलेशन, पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव रिलेशन। नेक्स्ट हमारा हुआ फाई क्रैमर वी। क्या हमने कहीं पे कुछ और भी निकाला था? नहीं निकाला। चलिए निकालते हैं, रिस्क निकालते हैं और रिस्क को समझने की कोशिश करते हैं। रिस्क क्या चीज़ है? रिस्क, फाई को हटा दें। ओके, हमारा ये आया है 0.77। और क्या मतलब हुआ इन बातों का? हम एक काम करते हैं, अपना जो जेंडर वाली टेबल है इसको कॉपी करके मैं एक्सेल में ले चलता हूँ, और यहाँ हम कुछ डिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। देखिए जी, मेरे केस में जो यस कहने वाले मेल थे 141 थे, और फीमेल थे 61। ठीक है, तो यस कहने वाले का क्या प्रपोर्शन था? इनका हम प्रपोर्शन चेक कर लें। इक्वल टू परसेंटेज को ही मैं कर लेता हूँ 77 और डिवाइडेड बाई 81, यानी 0.94। ये 94 क्या हुआ कि जब मैंने मेल और फीमेल का यस के लिए रिलेशनशिप देखा तो 0.94 था। इसका क्या मतलब हो? अगर ये वैल्यू 1 से बड़ी है, तो क्योंकि मैं मेल बाई फीमेल कर रहा हूँ ना, अगर ये 1 से बड़ी है तो इसका मतलब मेल ज़्यादा यस कर रहे हैं। यहाँ पर उल्टा मतलब हो गया, फीमेल तो हाँ कर रही है। सही भी है, देखो 81 है 77 है। ओके, ये यस का था। नो के लिए क्या होगा? सेम। ओके सॉरी, इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट किया। 1.22। इसका मतलब उनसे पूछा कि आप ये रिकमेंड करोगे? नो कहने वाले जो यहाँ पे थे, मेल बाई फीमेल हमने किया है यहाँ पर भी, तो मेल है ज़्यादा, फीमेल है कम यहाँ पे, तो उल्टा हो गया। इसका मतलब मेल ने कह रहे हैं, नो के अंदर जब बात आया तो रेशो पॉजिटिव है, यानी मेल बोल रहे हैं कि नहीं हम रिकमेंड नहीं करेंगे। आप रिकमेंड यस कहने वालों में मेल ने कम बोला है, फीमेल ने ज़्यादा बोला है। और इन दोनों का अगर मैं रेशो निकाल दूँ, रेशो का रेशो ये आ गया 0.77। व्हाट इज़ दिस? 0.77 का मतलब हो गया ये रिस्क है हमारा। इसको एंडीफील्ड बोलते हैं ऑड रेशो। एसपीएसएस भी खैर यही बोलता है, ऑड रेशो। ऑड रेशो का मतलब समझिए एक बारी क्या है। ऑड रेशो का मतलब ये निकला हमारा, जो अब तक हमने निकाला 0.947 क्या था हमारा? 947 है यस के लिए, तो यहाँ लिखा है फॉर कोहोर्ट वुड यू लाइक टू रिकमेंड यस कहने वाले 0.947 है, और ये है 0.1.23। तो अगर मैं इनको 2 डेसिमल प्लेस तक कर दूँ तो मेरे ख्याल से उतना ही आ जाएगा। 94, अच्छा 3 तक किया हुआ इसने। 947 1.23 0.77। आए वो एक बार दोबारा देखते हैं। 947 यस कहने वालों का रेशो है, और रेशो किसका है? रेशो है हमारा मेल टू फीमेल का। 947 का मतलब है डिनोमिनेटर बड़ा है, क्योंकि इसका क्या मतलब हुआ? 947/1000, यानी 1000 फीमेल पे सिर्फ 947 मेल बोल रहे हैं हम रिकमेंड करेंगे, जबकि फीमेल 1000 कह रही हैं हम रिकमेंड करेंगे यस में। नो की बात की तो अगर 1000 गर्ल्स ने कहा हम रिकमेंड नहीं करेंगी, तो मेल में 1230 ने कहा कि हम रिकमेंड नहीं करेंगे। मतलब मेल जो भी एयरलाइंस है उससे बड़े दुखी हैं। तो ओवरऑल क्या निकल कर आया? ऑड रेशो इसका येस और नो का 0.77 आया। तो इसका क्या मतलब हुआ? बहुत ब्रॉडली इसका मतलब ये हुआ, मेल का येस का प्रपोर्शन कितना होगा और फीमेल का इनका प्रपोर्शन कितना होगा, दोनों के रेशो का रेशो है ये। इट इज़ कॉल्ड ऑड रेशो।
ओके। तो ऑड रेशो हमारा एक तरह का लाइकलीहुड बताता है। तो इस पर्टिकुलर चीज़ में क्योंकि मेल बाई फीमेल का रेशो है, मुझे पता लगा फीमेल ज़्यादा रिकमेंड करेंगी, फीमेल ज़्यादा पॉजिटिव हैं इस पर्टिकुलर जिस भी एयरलाइंस की बात कर रहे हैं एज कम्पेयर टू मेल्स। इसका क्या मतलब होता है? अगर इसके बीच में लोअर और अपर के बीच में मैंने लास्ट टाइम कहीं ये समझाया था लोअर और अपर 95% लेवल क्या होता है। यहाँ पे ये वैल्यू 1 से कंपेयर की जाती है। अगर इनके बीच में 1 आ रहा है इसका मतलब आपके इन दोनों में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। यहाँ देखिए, यहाँ भी इन दोनों के बीच में 1 आ रहा है, 0.3 और 1.5। यहाँ भी 1 आ रहा है, इसका मतलब ये वही चीज़ बता रहा है जो ऊपर का स्क्वायर बता चुका है कि दोनों में कोई रिलेशनशिप नहीं है। जो लगभग मेल का ओपिनियन है लगभग ऐसा ही फीमेल्स का ओपिनियन है। इसमें एक और भी चीज़ देखने वाली है, जब 2x2 की टेबल हम यूज़ करते हैं तो हमारे बिना कहे उसमें फिशर टेस्ट भी आ जाता है। फिशर टेस्ट, एसिमेट्रिकल वैल्यू वगैरह सब आ जाती हैं 2x2 में। तो 3x3 में ये नहीं आता है। ओके। अगर ये बड़ी हम टेबल यूज़ करें, फॉर एग्जांपल ये आउटपुट बंद, क्रॉस टैब, और जो हम पहले काम कर रहे थे कि हम पहले कर रहे थे एक हमारा पर्पज ऑफ ट्रैवल था और दूसरा हमारा था एयरलाइंस यूज्ड, और इसके ऊपर हम यूज़ करते हैं क्रैमर वी। क्योंकि ये 3x3 की टेबल है तो ये 5 की वैल्यू देगा, पर अब इस वैल्यू को हमें नहीं पढ़ना है, इसका कोई सेंस नहीं है। और ये वैल्यू अब हमें क्रैमर वी की वैल्यू पढ़नी है। पर ये भी वही बता रहा है। सबसे पहले पियर्सन का स्क्वायर की वैल्यू देखें, अगर इसमें कुछ निकल कर आ रहा है, लग रहा है हाँ सिग्निफिकेंट एसोसिएशन है, तो इस वैल्यू को पढ़ें। अदरवाइज इस वैल्यू को रिपोर्ट करना कोई बुद्धिमत्ता की बात नहीं है। अब हम आगे चलते हैं। दो ऐसे वेरिएबल लेते हैं जिसके अंदर, ये हटा दो मैं सारा, दो ऐसे वेरिएबल लेते हैं जहाँ पे हमने डिस्कस किया है दोनों ऑर्डिनल है, वहाँ पर हम पहुँच जाएंगे। हमने रिस्क डिस्कस किया, क्रैमर वी डिस्कस किया, फाई डिस्कस किया। फाई और क्रैमर वी नॉमिनल बाई नॉमिनल की मेजरमेंट है। तो एक बार चेक कर लें, जहाँ पर लिखा है नॉमिनल, फाई और क्रैमर वी, इनको यूज़ करते हैं। और जब हमारे पास दोनों ऑर्डिनल हो तो सोमर डी यूज़ करते हैं। तो कोई एक देखें जिसमें हमारे पास दोनों ही, एक तो इनकम है, ये भी ऑर्डिनल है, और क्वालिफिकेशन भी ऑर्डिनल होती है वैसे तो, पर फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रैवल भी ऑर्डिनल है। दोनों ऑर्डिनल है। ऑर्डिनल में हम यूज़ करते हैं सोमस डी एज वेल एज काई स्क्वायर। इसमें भी वही रूल है, पहले तो हमें काई स्क्वायर, ओके, यहाँ एक सिग्निफिकेंट एसोसिएशन देखने में मिला है। सबसे पहले कैसे पढ़ेंगे, देखिए जीरो सेल, करेक्ट अजम्पशन ओके है। अब आप यहाँ देखिए, इसके बिल्कुल चिंता मत करो, ये 8 छोटा सा है और इस पर ये ठीक है। हमारा 27 है काई स्क्वायर की वैल्यू और 0.05 से छोटा है। बेहतर समझने के लिए आइए इसके हम वो परसेंटेज देख लेते हैं। अच्छा, ऐसे भी आप इकट्ठा कर सकते हैं पर ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। और तीसरा भी है यहाँ पे टोटल। टोटल का मतलब है आउट ऑफ 258 कितने कितने हैं। देखो आउट ऑफ 258 17% ऐसे हैं जो बिलो 20,000 ओकेजनली चलते हैं। आउट ऑफ 258 ये अलग अलग हैं। ओके। तो टोटल में से अगर हम देखें तो मैक्सिमम हमारे कहाँ पर हैं, ओकेजनल चलने वाले हैं। पर ये ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन होता है रो या कॉलम परसेंटेज में। पहले मैं वो एक्सप्लेन करता हूँ, फिर सोमर डी की बात करते हैं। ओकेजनली जाने वालों में तो लगभग ठीक है, कोई खास फ़र्क नहीं है, 32 37। रेयरली जाने वालों में वो हैं जो बिलो 20,000 को बिलोंग करते हैं, वो रेयरली जाते हैं, माइट भी ट्रेन को प्रेफर करते होंगे शायद ये। और मोर देन 50,000 भी, इनका क्या समस्या है, ये रेयरली क्यों जाते हैं जब इतने पैसे हैं? हो सकता है इनके पास अपने प्लेन हो। ओके। फ्रीक्वेंटली जाने वालों के में भी जो है मोर देन 50 या 49%। वेल, इसके रीजन्स आप देखिएगा एक बारी। पर हाँ, ये पता लग रहा है कि कुछ सेक्शन है जो ज़्यादा हैवी हैं एज़ कम्पेयर टू अदर्स। और उसी तरह हम इसको रो परसेंटेज से भी एक्सप्लेन कर लेते हैं एक बारी। जो लोअर इनकम के स्ट्रेटा के लोग हैं वो तो या तो ओकेजनली जाते हैं या रेयरली जाते हैं, फ्रीक्वेंटली नहीं जाते हैं। ओके, मेक सेंस। कभी कभी जाते हैं, अक्सर जाते हैं, फ्रीक्वेंटली तो नहीं जाते हैं। 20 to 50 के लोग जो हैं वो भी ओकेजनली जाते हैं, फ्रीक्वेंटली भी जाते हैं। और मोर देन 50,000 के ओकेजनली भी जाते हैं और फ्रीक्वेंटली भी जाते हैं। अच्छा, माइट भी शायद इनका शायद प्रोफेशन चेक करना पड़ेगा या कुछ और चेक करना पड़ेगा, कुछ क्लियर नहीं हो रहा है। 41% यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। पर हाँ, कुछ सेक्शन ज़्यादा, इनमें रिलेशनशिप तो है।
यानी जो इनकम लेवल है और जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रैवल है उन दोनों में कोई एसोसिएशन मिला है, और ये सिग्निफिकेंट है। अब क्योंकि ये 3/3 की टेबल है तो, और दोनों ऑर्डिनल है, तो हम यूज करेंगे सोमस डी। सोमस डी ने हमें बताया 0.05 से छोटा है तो रिलेशनशिप है, हम सिमेट्रिकल को देखेंगे, और वैल्यू है 0.135। तो सोमस डी की जो वैल्यू है, दोबारा चेक कर लें, मेरे ख्याल से वैल्यू -1 से 1 के बीच होती है। तो चलिए जी नेक्स्ट, ये इसके लिए है सोमस डी। सोमस डी की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है। तो -1 से 1 के बीच है तो रूल वही चलेगा, मतलब 0 से 1 के बीच होती है, नेगेटिव साइड भी पॉजिटिव साइड भी। तो हम इसको दो में तोड़ लेते हैं, 0 से 0.5 मतलब लो रिलेशन, और 0.5 से 1 हाई रिलेशनशिप। तो ये लो रिलेशनशिप है, दोनों में रिलेशनशिप तो मिला, इनकम में और फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रैवल में, पर वो रिलेशनशिप लो है, हाई रिलेशनशिप नहीं है, पर वो सिग्निफिकेंट है। सो दिस वाज द सोमस डी। तो सोमस डी यूज होगा ऑर्डिनल बाई ऑर्डिनल के लिए। रिस्क यूज होता है 2/2 के लिए। रिस्क हायर में यूज नहीं होता है, यानी 3/3 2/3 इनमें यूज नहीं होगा। रिस्क हमारा एक तरह का स्ट्रेंथ बताता है, फाई और ये हमारे डायरेक्शन बताते हैं। तो शायद इन पे लिखा भी होगा यहाँ डायरेक्शनल मेजर लिखा है, और जो हमने इससे पहले निकाले थे वो डायरेक्शनल मेजर, उनको शायद एक को हम स्ट्रेंथ बोलते हैं। एक स्ट्रेंथ होती है और एक डायरेक्शनल मेजर होता है, ये दो चीज़ें हमारी इसमें निकलती हैं। सो दिस वाज फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमने डिस्कस किया क्रॉस टेबुलेशन बनाएंगे कैसे, कॉम्प्लेक्स क्रॉस टेबुलेशन, एजम्पशन चेक करना, का स्क्वायर टेस्ट को लगाना, उसके नल हाइपोथेसिस या डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, और उसको हम इवेल्युएट करेंगे। सिर्फ पियर्सन का स्क्वायर की वैल्यू देखेंगे, वरना फिशर लगा देंगे अगर एजम्पशन वायलेट नहीं हो रहा, या मर्ज कर देंगे कैटेगरीज अगर पॉसिबल है। रो परसेंटेज कॉलम परसेंटेज से हमेशा एक्सप्लेन करें, बार चार्ट भी डाल सकते हैं। और एडवांस में फाई यूज करते हैं 2/2 टेबल पे, जो हमारा स्ट्रेंथ बताता है। क्रैमर भी हायर लेवल पे 3/3 पे, लेकिन ये दोनों नॉमिनल के लिए यूज होते हैं। सोमर डी ऑर्डिनल बाई ऑर्डिनल के लिए यूज होता है। रिस्क हमारा बताता है ओड रेशो। ओड रेशो को डिटेल में समझने के लिए प्लीज़ रेफर एंडी फील्ड की बुक। जो अगला वीडियो है उसमें हम बात करेंगे ये नीचे वाला का स्क्वायर क्या होता है और इसका कहाँ यूज़ होता है। होप समथिंग इज़ क्लियर। थैंक यू।